हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7 विज्ञान का लेसन नंबर 3 रेसों से वस्त्र तक के लेसन को देखेंगे। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक विज्ञान का लेसन 1 और लेसन 2 देख चुके हैं, उसे आप देखना मत भूलिएगा अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो। ये पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी तक जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जिस तरह के प्रश्न आए हुए हैं उसको संदर्भ में रखकर इस वीडियो को बनाया जा रहा है। अच्छे तरीके से देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है, बहुत सारी चर्चाएँ होंगी। तो याद रखिएगा, ये पेपर 1 यानी ईबीएस से संबंधित जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो इस लेसन से पूछे जा सकते हैं। और अगर आपका साइंस एंड मैथ है पेपर 2 का, सोशल साइंस का नहीं, साइंस एंड मैथ जिनका है पेपर 2 का, उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो जो इससे संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी ज़रूर ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम इस अध्याय का शुरुआत करते हैं। पाठ का शीर्षक है रेसों से वस्त्र तक। रेशे क्या होते हैं, वस्त्र क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। वस्त्र, जो आप कपड़ा पहने हुए हैं ना, उसे वस्त्र कहते हैं। और उसे जब फाड़िएगा, ये टूटा हुआ फटा हुआ जब भी आप देखेंगे ना, तो उसमें देखिएगा एक पतला पतला रेशा जैसा निकला होता है, एक धागे की तरह निकला हुआ होता है, उसी को रेशा कहते हैं हम लोग। इसमें हम जानता रेशे जो होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सारी कहानी 2 चीज़ों पे डिपेंड है, जानता और रेशे पे ही डिपेंड है। उसमें 2 चीज़ें हम देखेंगे, ऊन और रेशम पे, यानी पूरी चर्चाएं जो होंगी ऊन और रेशों पे ही होंगी। आज हम आपसे ऊन भी बनवाएंगे, कैसे बनते हैं, कैसे बनेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। रेशम कैसे बनता है, कैसे स्टार्टिंग हुआ, क्या क्या हुआ, इसकी चर्चा करेंगे। पूरे लेसन में यही कहानी है। तो पहला कंसेप्ट क्लियर रखिए कि जानता और रेशे क्या कहलाते हैं। तो देखिए, जानता मीन्स क्या हुआ, एक तरह से जानवर समझ में आ रहा है, यानी एक तरह से जंतु, जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं रेशे, उसे जानता और रेशे कहते हैं। पादप रेशे वगैरह की चर्चा इस अध्याय में नहीं है, लेकिन क्लास 6 to 8 में आपको पढ़ना है, तो उसे भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। नहीं जानते हैं तो जब भी हम लेसन में किसी लेसन में होगा तो हम जरूर आपको बताएंगे, लेकिन है ज़रूर, इसे याद रखिएगा। तो इस पाठ में केवल जानता और रेशे के बारे में है, यानी जो रेशे जंतुओं द्वारा प्राप्त होता है उसे जानता और रेशा कहा जाता है। देखिए भी इसमें लिखा भी है, जंतुओं से प्राप्त रेशे को जानता रेशा कहा जाता है। जैसे ऊन और रेशम, जैसे में क्या होगा, ऊन और रेशम, और पूरी कहानी, पूरी लेसन में चर्चा ऊन और रेशम के बारे में ही है। तो सबसे पहले हम ऊन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद रेशम के बारे में चर्चा करेंगे। ऊन प्रायः भेड़, बकरी, याक तथा ऊँट से प्राप्त की जाती है। अगर इस अध्याय में देखा जाए तो आपको भेड़ के बारे में भी, बकरी के बारे में भी, याक के बारे में भी, ऊँट के बारे में भी जानकारी मिलेगी। उससे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, ऊन प्राप्त करते हैं। तो नाम याद रखिए कौन कौन मिला आपको, भेड़, बकरी, याक और ऊँट, 4 नाम मिले। चारों के नाम में डिफरेंसेस ज़रूर याद रखिएगा। कभी कभी होता है ना, प्रश्न इतने लेंदी तरीके से पूछ देते हैं, जैसे पूछ देगा पश्मीना साल किसके सहायता से बनाया जाता है, पूरा स्टोरी रहेगा, पश्मीना साल से ये होता है, पतली पतली ये होती है, मतलब धागे होते हैं जिसके कारण ये होता है। पश्मीना साल के बारे में चर्चा है, ईवीएस में भी, इसमें भी चर्चा है। तो वहाँ पे नीचे में एक छोटा सा क्वेश्चन लगा देगा कि ये भेड़ से प्राप्त होता है, बकरी से प्राप्त होता है, ऊँट से प्राप्त होता है, याक से प्राप्त होता है, या अगर एक हटा देगा इनमें से सभी लगा देगा, फंस गए आप। अब भेड़ और बकरी में फंसे हुए हैं, लामा क्या है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, सब में अंतर आपको पता होना चाहिए। ऊन के रेशे भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त होता है। अब इसको मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आगे को बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन लेसन में कहीं कहीं कुछ बातें लिखी गई हैं। अब किसके बालों से प्राप्त होती है ऊन, तो अगर ऑप्शन में देता है भेड़ अथवा याक, तो उसे भी आप नोट कर लीजिएगा। उनके रेशे भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त होता है, मतलब इनसे प्रायः हम देखते हैं, भेड़ और याक के बालों से हम प्रायः देखते हैं कि ऊन हमें प्राप्त होता है। अब चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं भेड़ की ऊन के बारे में, कि भेड़ की ऊन कैसे प्राप्त होता है, क्या क्या होता है। बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन होती है, यानी जो आप मार्केट में देखते हैं वो किसकी ऊन होती है, सामान्य रूप से देखा जाए तो वो भेड़ की होती है। भेड़ की रोएदार त्वचा पर रेशे 2 प्रकार के होते हैं। अगर देखा जाए
तो भेड़ के रोएदार त्वचा पर रेशे 2 प्रकार के होते हैं। रेशे 2 प्रकार के होते हैं, तो ये किसके बारे में चर्चा है? तो भेड़ के बारे में चर्चा है, ये याद रखिएगा। को ये 2 तरह के कौन कौन से होते हैं? एक होता है दाढ़ी जैसे रूखे बाल, दाढ़ी का जो रूखा बाल होता है उसका वो जो कड़ा होता है, जो अच्छे क्वालिटी का एक तरह से समझिए कि नहीं होता है। दूसरा होता है त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। जो मुलायम बाल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको पहनने के लिए दे दिया जाए रूखे कड़े बाल तो पहनिएगा? नहीं पहनिएगा, आपको भी मुलायम चाहिए। आप जो भी पहनते हैं ऊनी वस्त्र तो उसमें देखते होंगे एकदम मुलायम वाला आपको चाहिए। तो ठीक वही चर्चा है इसमें कि जो एक होता है आपका दाढ़ी वाला कड़ा होता है और दूसरा क्या होता है त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। अब आगे इसमें चर्चाएं होंगी कि जो मुलायम बाल होता है वही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि आपको पसंद है ना, बेचेगा किसको? आप ही को बेचेगा, तो उसी पे डिपेंड है ये कहानी। तंतु रूपी बाल ऊन, कार्तित ऊन, ये याद रखिएगा। तंतु रूपी बाल ऊन को हम कार्तित ऊन भी कहते हैं, ये दोनों शब्द याद रखिएगा। तंतु रूपी बाल ऊन यानी कार्तित ऊन। बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं, कुछ नस्लों में विशेषकर तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है। इनके जो भी जनक होते हैं ना, विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। जिनके शरीर पर क्या हो? सिर्फ मुलायम बाल हो, ताकि वो आपको दे सके, क्योंकि आपको मुलायम बाल पसंद है। तंतुरूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुण युक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णनात्मक प्रजनन कहलाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI लिख लीजिए। अगर लिखना होगा तो क्वेश्चन पूरा कहानी स्टोरी बता देगा और लिख देगा डैश 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 कहलाती है, और नीचे में आपको एक शब्द लिखेगा वर्णनात्मक प्रजनन, बाकी सब लिखेगा कि इस तरह का मतलब पालन, वो पालन, चाहे जो भी हो, भेड़ का उत्तम रूपी पालन, ऐसे करके लिखेगा। लेकिन आपको टिक किसको करना है? वर्णनात्मक प्रजनन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आप नोट कर लीजिएगा अगर आप नोट करते होंगे तो। आज के बाद जो भी वीडियोस हिंदी क्लब पे आएंगे वो स्पेशल वीडियो होंगे, क्योंकि अब जो हो रहा है मतलब हिंदी क्लब जो कर रहा है वो प्रोफेशनल रूप से हम लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। वो आगे आपको बताया जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। यद्यपि न्यूजीलैंड की भेड़ों से सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है। और पूछा जा सकता है कि भारत का स्थान कौन है, यानी कितने स्थान पे हैं? तो तीसरे स्थान पे फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो चीन है। और स्टार्टिंग जो मतलब इसके बारे में नहीं, मतलब जब कपड़े की चर्चाएं जब स्टार्टिंग हुई थी तो वो कहाँ से हुई थी? तो चीन से ही हुई थी। तो ऐसे भी याद रखिए कपड़े की चर्चा कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो वो कहाँ से हुई थी, यानी रेशम की जब चर्चाएं होती है तो जब भी चर्चा होगी तो रेशम का शुरुआत कहाँ से हुआ था? चीन से हुआ था। तो समझिए कपड़ा का जब भी मतलब ऊन का हो चाहे किसी चीज़ का हो तो उसमें सबसे नंबर 1 पे कौन रहेगा? तो चीन रहेगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, उसके बाद भारत आता है। लेकिन क्वालिटी की जब चर्चा होगी तो न्यूजीलैंड की भेड़ों की सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी कहाँ है? न्यूजीलैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। याक की ऊन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। याक मतलब इंडिया में ये चर्चाएं हैं। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। बस यही केवल एक लाइन दिया गया था, इसे याद रखिएगा। याक की ऊन कहाँ प्रचलित है? तो तिब्बत और लद्दाख में। याक यानी तिब्बत लद्दाख, याक यानी तिब्बत लद्दाख, याद कर लीजिए। याक यानी तिब्बत लद्दाख, याद हो गया। चलिए अब हम चर्चा करते हैं बकरी के बारे में, बकरी के ऊन के बारे में। अंगोरा ऊन अंगोरा नस्ल की बकरी से पाया जाता है। पूछा जा सकता है अंगोरा ऊन जो है किस नस्ल डैश डैश पाया जाता है? नीचे में ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन ए अंगोरा नस्ल की बकरी से, अंगोरा नस्ल की याक से, अंगोरा नस्ल की ऊंट से, अंगोरा नस्ल की भेड़ से। तो इसे याद रखिएगा, ये एक तरह की बकरी है जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। जो कहाँ पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में बकरी पालन होता है, वहाँ ठंडा जगह है,
क्योंकि पिछली बार जब हम स्टोरी पश्मीना के बारे में पढ़ रहे थे, पश्मीना की साल जो बनाई जाती है कश्मीर में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और ठंडे के रुकावट के लिए वहाँ पे छोटे छोटे मतलब बहुत ही महीन वहाँ पे मतलब बर आ जाते हैं। बर मीन्स क्या हुआ, उसके शरीर पे फर आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं। तो वो क्या होता है, बहुत ठंडे जगह जाके वो लोग रहते हैं। तो ये कहाँ ठंडा रहा जा सकता है, वो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में रहा जा सकता है। तो उसी से संबंधित है। अंगोरा भी वही है, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कश्मीरी बकरी के त्वचा के निकट मुलायम बाल यानी फर होते हैं, जिससे पश्मीना सालें बनाई जाती है। तो पश्मीना सालें किससे बनाई जाती है, कि बकरी के ऊन से बनाई जाती है, ये याद रखिएगा। अब हम चर्चा करते हैं ऊँट की। तो अभी तक तो हम लोग इंडिया में थे, अब चलते हैं ऊँट की। जब चर्चा होगी ना तो दक्षिण अमेरिका चलिएगा। कहाँ चलना है हमें, दक्षिण अमेरिका। देखिए उसी से संबंधित होगा। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका नामक ऊँट से ऊन प्राप्त किया जाता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। दक्षिण अमेरिका में, यानी ऊँट मिस दक्षिण अमेरिका, ऊँट मिस दक्षिण अमेरिका। और इसमें दो नाम आएंगे, लामा और एल्पेका। लामा और एल्पेका। लामा मिस लंबा, एल्पेका मिस एल भी लंबा होता है ना, दोनों के सर क्या हुए, लंबे हुए। तो दोनों के सर लंबे हैं, यानी क्या है, वो ऊँट है। और ये है कहाँ, दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका नामक ऊँट से ऊन प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, याद भी हो गया होगा, लामा मिस लंबा, एल्पेका मिस वो भी एल होता है। एल्पेका मिस क्या है, एल समझ जाइए, और वो भी उसका भी गर्दन लंबा है। तो दोनों का गर्दन लंबा है, यानी क्या हो जाएगा, ऊँट का गर्दन लंबा होता है। कि सारी चीज़ मिल रहा है। और ये है कहाँ, दक्षिण अमेरिका में। बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है इस लाइन में। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, रेशों से ऊन बनाना। रेशों से ऊन कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में चर्चा है। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। भेड़ के बारे में है। उनके बालों को काटकर फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। कैसे संसाधित किया जाता है, इसकी चर्चा हम थोड़ा सा रुक के करेंगे, यानी भेड़ पालन और प्रजनन के बात करेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं भेड़ पालन और प्रजनन के बारे में। ये थोड़ा सा याद करने वाला चीज़ है, आपको इसे याद कर लीजिए एक बार। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों तथा होना चाहिए, अथवा लिखा हुआ है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों में भेड़ पाले जाते हैं। यहाँ भेड़ पाले जाते हैं, ये नाम आप याद रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानों में भेड़ पाले जाते हैं। जम्मू और कश्मीर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, गड़रिया भेड़ों के झुंड को चराने ले जाते हैं। कौन चराने ले जाते हैं, को नाम याद रखिएगा। भेड़ों के झुंड को चराने गड़रिया ले जाते हैं, ये नाम याद रखिएगा। आपने स्टोरी भी पढ़ा होगा गड़रिया का, जो मतलब चिल्लाता है कि मेरे भेड़ों को कोई लेके चला गया, हमेशा चिल्लाता है। और एक बार कोई आ जाता है, जानवर लेके चला जाता है, तो कोई उसके बुलाने पे नहीं आता है। लोग कहते हैं कि ये मजाक बना रहा है। तो उसी से समझिएगा, याद रहेगा ही आपको, भेड़ों के झुंडों को चराने कौन ले जाते हैं, गड़रिया। भेड़ क्या होते हैं, वो शाकाहारी होते हैं और वह घास और पत्तियाँ पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं। क्या क्या, घास और पत्तियाँ। भेड़ पालक यानी पालने वाला उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त, यानी जो भी घास और पत्तियां हैं, इसके अतिरिक्त क्या क्या देता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दालें, मक्का, ज्वार, खली और खनिज भी खिलाते हैं। अब खली क्या होता है, तो आपने देखा होगा बीज में से, यानी जो भी बीज होता है ना, दलहन चीज़ें, सॉरी तिलहन चीज़ें, जैसे तेल वगैरह जिससे निकलता है, वो जब तेल मतलब उसको पेड़ के तेल निकाल लिया जाता है, तो जो भी बचा हुआ पदार्थ होता है ना, उसे खली कहते हैं। आप लोग देखें भी होंगे, सरसों का तेल जो होता है वो मशीन में डाल दिया जाता है, फिर पेड़ के वो तेल निकल जाता है, फिर जो बच जाता है, बचा हुआ पदार्थ बाहर निकलता है, उसे हम लोग खली कहते हैं। तो ये सारी चीज़ किसको खिलाया जाता है, तो भेड़ को खिलाया जाता है। सर्दियों में, मान लीजिए ठंडा का मौसम है, तो थोड़ा रख रखाव तो करना होगा, बाहर तो आप ले नहीं जा सकते क्योंकि आपको भी ठंडा लगेगा। तो सर्दियों में कैसे होता है, तो सर्दियों में भेड़ों को घरों में अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। कोई ये भी याद रखिएगा, सर्दियों में क्या किया जाता है, तो भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है। ये चर्चा फिर वही वर्णनात्मक प्रजनन से संबंधित होगा। भेड़ों की कुछ नस्लों के शरीर पे बालों की घनी परत होती है, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है।
जैसा कि पहले भी बताया गया है, इन भेड़ों को वर्णनात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। वर्णनात्मक मीन्स क्या हो गया, एक वर्णन तरीके से, यानी इकट्ठा करके पूरा चीज़ वर्णन कर दिए, उसमें से स्पेशल क्वालिटी का ले लिए। इसी को याद रखिएगा, मतलब हिंट्स दे रहा हूँ याद करने का तरीका, कैसे याद रखेंगे वर्णनात्मक प्रजनन शब्द कैसे याद रखें। तो समझिए पूरा वर्णन कर लिए, उसमें अच्छी क्वालिटी का जो प्रजनन देती है ना, उससे निकाल लिए हैं, उसी को कहते हैं वर्णनात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिसमें एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पे बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। जब घनी वृद्धि हो जाएगी उसके बालों पे, उन बालों को काट लिया जाता है। ये बाल कब कटते हैं, क्या क्या है, इसकी सारी चर्चाएं आगे हैं। अब भेड़ों के कुछ भारतीय नस्लें हैं, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जैसे में पहला है, ये नाम पहले नस्ल का नाम मैं बता देता हूँ। लोही, रामपुरी, बुसायर, नाली यानी नाली याद रखिएगा। बाखरवाल, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी। तो ये नाम है, ये कहाँ कहाँ के, ये भी देख लीजिए। उनकी गुणवत्ता राज्य जहाँ पाई जाती है। लोही अच्छी गुणवत्ता वाली की ऊन होती है, अच्छी गुणवत्ता वाला। लोहा मीन्स क्या होता है, अच्छा गुणवत्ता वाला ऊन, समझ जाइए। कहाँ होता है लोहा, कहाँ होता है राजस्थान और पंजाब में होता है। ये नाम याद हो गया। रामपुर बुसायर, ये भूरी ऊन होता है। और ये रामपुर बुसायर, रामपुर छुरी देखे हैं ना, चाकू, रामपुरी या चाकू आप सुने भी होंगे। तो ये कहाँ होता है, कि प्रदेश में होता है। को किस प्रदेश में होता है, को देखिए कौन सा प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में होता है। कैसा होता है, भूरी ऊन होता है। अब नली या नाली की चर्चा है। तो नाली कहाँ होता है ना, तो नाली मतलब कभी कभी लोग गाली के रूप में भी नाली का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, नाली के कीड़े ऐसे कहते हैं। को ये क्या कैसे संबंधित है, गाली से संबंधित है। को देखिए क्या है ये, नाली यानी नली, गाली मतलब गलीचे की ऊन। ऐसे करके ना को रिलेट कीजिएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। को नाली मीन्स नली, और ये कहाँ की है, गलीचे की ऊन की है। और है कहाँ पे, तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब है। 3 जगह है, याद रखिएगा। कोई 3 जगह नहीं है, यही केवल 3 जगह हैं। स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, राजस्थान पंजाब देखा था, और इसमें क्या जुट गया है ना, हरियाणा जुट गया है। अब आगे बढ़ते हैं। ये है बाखरवाल। बाखरवाल 19 सालों के लिए होता है, और ये होता है जम्मू कश्मीर। जब भी साल की चर्चा होगी तो बाखरवाल होगा चर्चा। और ये बाखरवाल यानी साल किससे संबंधित है, तो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, क्योंकि वहीं से साल हम लोग की तरफ आता है। तो बाखरवाल 19 सालों के लिए, जम्मू और कश्मीर। अब देखिए ये 2 शब्द आए हैं, मारवाड़ी और पठानवाड़ी। वाड़ी शब्द यानी गुजरात से संबंधित है। देखिए दोनों जगह गुजराती है। तो मारवाड़ी यानी मोटी रुक्ष ऊन। मोटी रुक्ष ऊन जो होते हैं, मारवाड़ी लोग ज़्यादा धनी मनी होते हैं, ऐसा लोग कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा। होता है कि मोटी रुक्ष, जो मोटी होती है रुक्ष ऊन होते हैं, उसे मारवाड़ी कहिएगा। पाटनवाड़ी हौजरी के लिए होता है। ये किससे भी संबंधित, किस राज्य में होता है, तो ये गुजरात से। मुझे लगता है कि कुछ हद तक तो आपको याद हो गया होगा। एक बार और याद कर लीजिएगा, निश्चित ही याद हो जाएगा। नहीं तो बैक करके फिर इस वीडियो को देखिएगा, निश्चित ही याद हो जाएगा। और इस लेसन का सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं, रेशो से ऊन में संसाधित करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे याद भी रखिएगा। ये कितने चरणों में होता है, 6 है। और ये कैसे कैसे होता है ये भी आपको याद रखना होगा। और पहला चरण क्या है, दूसरा चरण क्या है, तीसरा चरण क्या है, चौथा चरण क्या है, ये छठों चरण को लगातार आप याद रखिएगा। मैं अभी याद करवा देता हूँ, पूरा वीडियो देखिए, अभी याद भी हो जाएगा। लेकिन ये क्यों याद होना चाहिए, क्योंकि सीटेट में इसी तरह के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। लाइन से पूरा स्टोरी बता देगा, स्टोरी बताने के बाद बताएगा स्वेटर पहनते हैं, ये होता है, वो होता है। और ये पूछेगा कि ऊन की एक लंबी प्रक्रिया द्वारा, ऊन जो होता है लंबी प्रक्रिया द्वारा उत्पादित होती है, और ये 6 चरणों में होती है, उसे क्रमानुसार करें। कीजिए ना, क्रम के अनुसार फंस के। तो चलिए आज हम बताते हैं पूरी स्टोरी इसकी कि कैसे कैसे होता है। और आज हम आपको सिखा भी देंगे, अगर आप व्यवसाय वगैरह करना चाहते हैं ऊन बनाने का, तो आप आराम से कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले ऊन की कटाई होती है। पहले स्टेप में ऊन की कटाई होती है। क्यों होती है ऊन की कटाई, जैसे मैं मान लीजिए सपोज कीजिए इसमें भेड़ के बारे में बताया गया, तो भेड़ की चर्चा हम भी कर लेते हैं। हमने ले लिया, और उसके बाद क्या करेंगे ना, तो उसके ऊन की कटाई करेंगे। साथ में ये भी याद रखिएगा, एक पतली त्वचा के साथ हम ऊन की कटाई करते हैं, और उसमें अधिकतर देखा जाता है कि मृत कोशिकाएं होती है, जिसके कारण उन्हें दर्द नहीं होता है। और ये कब होता है, कि गर्मियों के मौसम में होता है। गर्मियों के मौसम में क्यों होता है, क्योंकि ठंडे के मौसम में, अच्छा, उनके शरीर पे पतले पतले बाल क्यों निकल आते हैं,
ठंडे से बचाव के लिए बाल क्या करते हैं ना, ठंडापन अंदर नहीं आने देते हैं, और इसी का दिमाग लगा के हम उनका ऊन काटे हैं। यानी स्टार्टिंग में क्यों काटा गया होगा, इसलिए क्योंकि जब इनसे ये तो कुछ पहनते नहीं है, अब इसमें बाल निकले हुए हैं, इनको ठंडा नहीं लगता है, और बाल ठंडे के मौसम में और तेज़ी से बढ़ जाते हैं, और जितना ठंडा प्रदेश होता है उतनी अच्छी क्वालिटी का पतला पतला उसमें बाल निकले हुए होते हैं। तो समझ गए कि इनका जो शरीर होता है ना, बाल से ही उनको ठंडा कम लगता है, इसलिए हम उनका बाल की कटाई करते हैं। मेन स्टोरी यही थी इनकी। तो पहला स्टेप में हमने क्या किया, उनकी कटाई की, यानी उनके बाल का हमने क्या किया, कटाई किया। पूरा बाल काटेंगे उनका। अब बाल कट गया, हल्की सी पतला त्वचा के साथ तो काट लिया हमने, लेकिन अब वो तो एक तरह से गंदा उंदा होगा, पूरा घूम रहे हैं चारों तरफ को उसकी धुलाई होनी चाहिए, उसमें जो भी धूलकण है वो निकल जाना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, अभिमार्जन कहते हैं, यानी धुलाई वुलाई जो भी धोना होना का कार्य है, अभिमार्जन द्वारा उसको सफाई कर लेते हैं। तो पहला क्या हुआ, उनकी कटाई, दूसरा जन किया यानी साफ सफाई कर लिया हमने। उसके बाद हम क्या करते हैं, छटाई करते हैं। छटाई मीन्स देख ले कौन अच्छी क्वालिटी का है, थोड़ा अलग अलग तो कर ले, देख ले कौन यूजफुल है कौन ख़राब है, उसको तो छांट ले, यानी जो गंदगी आया उसके बाद हम छटाई करना शुरू कर दिए कि ये अच्छी क्वालिटी का है, चलो या अच्छे रेट में जाएगा, ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा। तो 3 नंबर में क्या हुआ ना, छटाई हुआ। अब छटाई में एक और प्रॉब्लम है, वैसायिक संकट भी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसमें एक तरह का रोग हो जाता है, रोग की चर्चा ठीक इसके बाद हम करेंगे। क्या होता है, एंथ्रेक्स नामक एक जीवाणु होता है, उसके कारण रोग फैलता है। तो छटाई में एक प्रॉब्लम भी होता है, यानी जो वहाँ काम करते हैं उन्हें प्रॉब्लम होता है। अब इसके बाद क्या होगा, छटाई कर लिए, अब पानी से भींगा धो के रखे थे, छटाई कर लिए अच्छी क्वालिटी वगैरह का, तो जाहिर सी बात इसके बाद क्या करेंगे, सुखाएंगे। तो इसके बाद सुखाने के लिए धूप वूप में रखेंगे, चाहे जो भी उपाय हो सुखाने का। तो उसे क्या करते हैं हम लोग, बालों को सुखाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद हम बाल सूख गया, सारा चीज़ तैयार हो गया, तो उसको अलग अलग कलर में पेंट कर देते हैं। क्यों पेंट करते हैं, क्योंकि कुछ ही कलर के इसमें होते हैं। कलर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं जब पढ़ेंगे विस्तार से। तो उसमें क्या करते हैं, अलग अलग कलर के पेंट करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं ना, हमको ये रंग पसंद है, आपको वो रंग पसंद है, इसके लिए उसका रंगाई कर देते हैं। उसके बाद रंगाई करने के बाद रीलिंग करते हैं। अब रीलिंग के समय ही आपका वो धागा मिल जाता है, और ये छठा स्टेप है। और धागा मिल गया तो आप कीजिए जो काम करना है। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हुई और आपको याद भी हो गया होगा। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं नॉर्मली। स्वेटर बुनने अथवा शाल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है, जो 6 चरणों में होती है। पहला स्टेप है इनका, ऊन की कटाई। भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ, त्वचा की पतली परत यानी त्वचा भी होता है, ये याद रखिएगा, ऐसे नहीं कि बाल ऊपर से कर दी, नहीं, त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। एक प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊन की कटाई कहलाती है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है, ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनाई होती है, जिसके कारण उनको दर्द नहीं होती। जैसे हम लोग शेविंग वगैरह करते हैं तो तक दर्द नहीं होता, वैसे ही इनका जो होता है मृत कोशिकाओं से बना होता है, और अधिकतर इन्हें दर्द नहीं होता है, दर्द होता ही नहीं है। अभिमार्जन इसके बाद करते हैं दूसरे स्टेप में। त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। क्या क्या होता है, चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाता है। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। तीसरा स्टेप पे चलते छटाई। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखाने में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छाटा अथवा पृथक किया जाता है। यानी विभिन्न गठन वाले जो बाल होते हैं उन्हें छाट लिया जाता है, उन्हें पृथक यानी अलग कर लिया जाता है। इसके बाद अगले स्टेप में चलते हैं, बालों को सुखाना। बालों में से छोटे छोटे कोमल एवं फूले हुए रेशे को छाट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। वे वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों को पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। उसके बाद पुनः यानी दोबारा अभिमार्जन भी होता है। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, उन्हें एक बात ये कर लिया जाता है अभिमार्जन। कभी कभी स्वेटर में एकत्रित जो बर होते हैं तो उसे क्या कर लिया जाता है, छाँट लिया जाता है, कोमल और फूले हुए रेशों को छाँट लिया जाता है। उसके बाद पुनः उसे अभिमार्जन करके सुखा लिया जाता है। इस प्रकार
प्राप्त उत्पाद ही धागे के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। तो 2 बार याद रखिएगा, अभिमार्जन 2 बार होता है। स्टेप नहीं दिया है लेकिन अभिमार्जन आपका 2 बार होता है। बालों को सुखाना यानी सुखा के हम लोग देख लेते हैं, फिर उसका अभिमार्जन करके फिर सुखा लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। इसके बाद क्या करते हैं, 5वां स्टेप है रंगाई का। रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन किस कलर में होती है, देख लीजिए, काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। काली, भूरी और सफ़ेद होती है, इसलिए उसका रंगाई हम करते हैं। 3 ही कलर में इन्होंने लिखा है, काली, भूरी अथवा सफ़ेद। 6ठा है इनका रीलिंग। अब रेशों को सीधा करके, अब रेशा टेढ़ा बड़ा होगा तो उसको रीलिंग से सीधा करके, तो अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, फिर लपेटकर उससे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे 2 बातें आती है। स्वेटर में लंबे बाल और ऊनी जो वस्त्र बनाए जाते हैं वहाँ अपेक्षाकृत छोटे रेशों का उपयोग किया जाता है। यानी जो लंबे रेशे होते हैं वो कहाँ जाएंगे, स्वेटर में जाएंगे, और जो छोटे छोटे रेशे होते हैं वो कहाँ जाएंगे, वस्त्र में जाएंगे। तो ये भी याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस दिया जा सकता है। पूरा स्टोरी बता देगा, यही पूछ देगा कि आपका लंबे जो बाल होते हैं किस में उपयोग होते हैं, चाहे डस्ट दे देगा, और अपेक्षाकृत जो छोटे रेशे होते हैं वो किस में उपयोग होगा, डस्ट दे देगा। अब दोनों का आंसर लिखे, पहले दे देगा सूती ऊनी वस्त्र दे देगा, अब बाद में दे देगा आपका क्या, स्वेटर, तो गलत हो जाएगा। फिर यही स्टेप दोनों में उल्टा कर देगा, इसी में सूती वस्त्र भी लगा देगा ऊनी की जगह, तो इसे रेशम वस्त्र लगा देगा, चाहे जो भी लगाना हो लगा देगा। तो आपको याद रखना है क्या क्या, ऊनी वस्त्र याद रखना है, स्वेटर याद रखना है। ऊनी वस्त्र, ऊन तो मिलता ही है, ये समझ गए, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि चाहे बहुत सारे इस पर कविताएँ भी हैं। कविताएँ लास्ट में क्वेश्चन में एक है बाबा ब्लैक शिप, तो इसके बारे में भी आगे हम चर्चा कर लेंगे, तो याद ही हो जाएगा कि वो ऊन से संबंधित है। तो ऊन जब लंबे रेशे प्रदान करेंगे, जो लंबे रेशे होते हैं, तो उससे क्या होगा, क्या बनता है, स्वेटर। जब छोटे रेशे होंगे तो उससे क्या बनेंगे, ऊनी वस्त्र बनेंगे। याद हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रोग होता है, उसे सोरोटर्स रोग कहते हैं। बालों की छटाई करने वाले का कार्य जोखिम भरा है क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। अब एंथ्रेक्स क्या है, जीवाणु है, विषाणु है, क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, एंथ्रेक्स एक जीवाणु है जिससे एक रोग होता है, और ये कब होता है, जब बालों की छटाई किया जाता है तब होता है, जिस रोग को हम लोग कहते हैं सोरोटर्स रोग कहते हैं। संक्रमित हो जाते हैं, जो एक घातक रोग का कारक है, जिसे सोरोटर्स रोग कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। अब इसे क्या कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, इसे कहते हैं व्यावसायिक संकट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है रेशम यानी सिल्क की चर्चा कर रहे हैं। अब इसे भी याद रखिएगा, रेशम को क्या कहते हैं, सिल्क कहते हैं, और जो रेशम कीट पालन करते हैं उसे सेरीकल्चर कहते हैं। सिल्क यानी सेरी को सेरीकल्चर कहलाता है। क्या, को रेशम पालन ही सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन ही क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। ये सीटेट में भी पूछा गया प्रश्न है, इसलिए याद रखिएगा। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन यानी सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम यानी सिल्क यानी सेरीकल्चर। विभिन्न किस्म के रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं, और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम धागा गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होता है। अतः टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, 3 नाम है, तीनों याद रखिए, टसर, मूंगा, कोसा, तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकुनों से प्राप्त होते हैं। अलग अलग किस्म के वो कीट होते हैं जिसके कारण अलग अलग किस्म के हमें रेशम मिलते हैं। नाम क्या क्या इसमें दिया गया था, टसर, मूंगा, कोसा। सबसे सामान्य रेशम कीट सहतूत रेशम कीट है। सहतूत पेड़, तूत का एक, ऐसे भोजपुरी लैंग्वेज में लोग कहते हैं कि तूत का पेड़ आपने देखा नहीं है, वही तूत का पेड़ है जिसमें छोटा छोटा होता है, जिससे आप लोग पकने पे काले रंग का हो जाता है। ऐसे हरा होगा, फिर लाल होगा, फिर जब पक जाएगा तो काले रंग का हो जाता है, और उसमें बिया वगैरह कुछ भी नहीं होता। उसको खाइए तो बहुत मीठा लगता है, अच्छा भी लगता है। तो उस सहतूत के पेड़ पे रेशम होते हैं, रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने
वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इसे रेशम रंगों में रंगा जा सकता है। आपने देखा भी होगा, वहाँ रेशम का कीट भी मिल जाएगा, मैंने तो देखा है शहतूत के पेड़ पे। तो वहाँ पे क्या होता है, ये सामान्य रेशम कीट है जिसे हम कहते हैं शहतूत रेशम कीट। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु होता है, फाइबर के बारे में चर्चा आगे है। मृदु होता है, चमकदार और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। और इसे सुंदर रंगों में क्या किया जा सकता है, रंगा जा सकता है। अब रेशम कीट का जीवन चक्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मादा रेशम कीट पहले अंडे देती है। अब मादा और पुरुष दो, पिक्चर आगे नीचे में दिया गया है, तो मादा और पुरुष दो होंगे और ये क्या करते हैं, सबसे पहले मादा जो होती है वो अंडे देती है, अंडे जिनसे लार्वा निकलते हैं, जिसे लार्वा को क्या कहते हैं, को कैटरपिलर कहेंगे, इल्ली कहेंगे या रेशम कीट कहते हैं। 3 नाम है लार्वा का। को पहले अंडे होंगे, अंडे से लार्वा बाहर आता है जिसे कैटरपिलर कहेंगे, इल्ली कहेंगे, रेशम कीट कहेंगे। देखिए ये नर हो गया, ये मादा हो गया। शहतूत की पत्ती पर अंडे, ये देखिए अंडे दे दिया। अब इसे रेशम कीट निकल गया। रेशम कीट का नाम क्या क्या है, इल्ली है, कैटरपिलर है, लार्वा है, ये नाम है इसके। तो ये सारे नाम याद रखिएगा, रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और इसकी अगली अवस्था प्यूपा और कोशित कहलाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके दिमाग में होगा, प्यूपा और कोशित क्या है, ये आकार में वृद्धि करते हैं यानी आकार में बढ़ेंगे, तो ये अगली अवस्था इनका क्या होता है, प्यूपा या कोशित कहलाता है। तो यहाँ प्यूपा की चर्चा है नहीं, तो आप सोचेंगे कहाँ से प्यूपा आ गया। तो देखिए जो कोकून होता है ना, कोकून बनाता है, तो कोकून के अंदर जो कीट होता है यानी जो भी जीव होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्यूपा कहते हैं, प्यूपा या कोशित कहते हैं। जो पूरा समझिए ये ई नंबर कोकून मिला है, इसके अंदर जीव होता है। देखिए यहाँ कोकून विकासशील कीट हो गया है, तो इसी के अंदर जो जीव होता है जो थोड़ा सा अगली अवस्था में पहुँचता है उसे हम लोग प्यूपा या कोशित कहते हैं। ये अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है, यह जाल उसे अपने स्थान में रहने में सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8, ये भी याद रखिएगा, अंग्रेजी संख्या 8 कभी कभी दे देगा पूरा कहानी, बीच में डैश देगा, तो ये किस तरह दिखते हैं, अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिर से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से क्या करता है, अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है। प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है, और यही आगे चल के कठोर होकर सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है, जल्दी ही चारों तरफ से ढक लेगा। आपने देखा भी होगा वहाँ पे आप लोग मतलब गलत तरीके से पिल्लू वगैरह शब्द यूज करते हैं जब शहतूत पे आप लोग देखते हैं, तो वही चीज़ है। और देखा होगा अपने चारों तरफ से घेरा बना लेता है, घेरा बनाने के बाद थोड़ा सा सर जैसा निकला होता है, उसी के बारे में ये चर्चा है कि रेशम के रेशों से ढक लेता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। ये आवरण क्या कहलाता है, कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है और इसके आगे का विकास किस में होगा, यानी चारों तरफ से जो रेशम तैयार किया गया उसके अंदर ही होगा, तो कोकून के भीतर होता है। कोकून को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। कोकून को एकत्रित करके क्या होता है, रेशम के फाइबर प्राप्त कर लिए जाते हैं। रेशम फाइबर किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। अभी हमने देखा था कि वो क्या स्रावित करते हैं, प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करते हैं। तो फाइबर किससे बना होगा, प्रोटीन से। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने में किया जाता है। रेशम का मृदु रेशा यानी सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है। तो रेशम का रस्सी आप लोग जानते हैं बहुत मजबूत होता है, रेशम का धागा आप जानते भी हैं, तो ये स्टील के तार जितना मजबूत होता है। अब ये देखिए पिक्चर, नर मादा है, तो सबसे पहले अंडा होगा, अंडा से क्या आएगा, लार्वा आएगा। लार्वा के 2-3 नाम हैं जिसमें रेशम कीट है, कैटरपिलर है और एक और नाम था इल्ली नाम था। तो ये सारे हैं। इसके बाद कोकून होगा, कोकून के अंदर जो कीट होता है उसका भी नाम है, यानी अगली अवस्था दिया जाए प्यूपा कोशित को, उसको टिक कर लीजिएगा, नहीं तो कोकून देगा तो उसे टिक कीजिएगा। और कोकून के बाद उसमें विकासशील कीट हो जाता है। ये पूरा जीवन चक्र है। अब इसके बाद है रेशम कीट का संवर्धन, कैसे उसे क्या क्या करते हैं, व्यवसाय में कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में चर्चा है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। रेशम कीट के पालन
कोकूनों में से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र आदि कार्य अधिकांशतः महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। ये किसके द्वारा करते हैं? अधिकांश महिलाएं करती हैं। अपने उद्यम द्वारा वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पे है। भारत प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में भी गिना जाता है। आगे हम चर्चा करते हैं किसी कृत्रिम यानी संश्लेषित रेशम और शुद्ध रेशम में अंतर करने के लिए उसे जला के उसके गंध से हम लोग पता कर सकते हैं। थोड़ा सा चर्चा था तो हमने भी लिख दिया कि जला के उसे पता कर सकते हैं। आगे है रेशम कीट पालन, कैसे पाला जाता है इसके बारे में है। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़ों की पट्टियों अथवा कागज पे संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। सबसे पहले अंडे देती है, अंडे को व्यवसाय के लिए कुछ लोग क्या करते हैं उसको लेते हैं और जो भी रेशम कीट पालक है उनको बेच देते हैं। तो ये किस पे होता है? अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज़ पे संग्रहित किया जाता है, उसके बाद इसे बेच दिया जाता है। ये पालक या किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, अब किस स्थिति में रखना चाहिए? उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप पर गर्म रखा जाता है। ऐसे भी आपने देखा होगा अंडा से चूजा कब निकलता है कि उसको गर्माहट मिलती है तब, वैसे ही इसमें भी है। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती है तभी ये किया जाता है ताकि वो पत्तियों खा के जिंदा रह सके। इनका भोजन क्या है? तो पत्तियों को खाना है। किसके पत्तियों को? शहतूत के पत्तियों को खाना है। आगे भी चर्चा होगी। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं दिन रात खाते रहते हैं और माप यानी साइज में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। कीटों को शहतूत यानी शहतूत का वैज्ञानिक नाम है मोरस एल्बा की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। यानी स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है, बांस की ताज़ी पत्तियों के एक ट्रे बना दिया जाता है, उसी में रखा जाता है। 25 से 30 दिनों यानी लगभग 1 महीने के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं, यानी पूरा जम के खाते हैं 1 महीने। और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। कोकून बनाने के लिए बांस के छोटे छोटे जो कक्षे होते हैं उसमें चले जाते हैं और इसके लिए ट्रे में छोटी रैंक या टहनियाँ रख दी जाती है। इसके लिए उन्हें छोटी रैंक और टहनियाँ रख दी जाती है ताकि वहाँ पे वो जा सके, वहाँ चिपक के रह सके, जिनसे कोकून जुड़ जाते हैं। जिससे क्या होता है? कोकून उससे जुड़ जाता है। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। जिसके भीतर क्या होता है? प्यूपा विकसित होता है। तो ये हो गया। आगे चलते हैं। रेशम की रीलिंग इस लेसन का सबसे लास्ट पॉइंट है। इसमें रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। यानी फाइबर प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग करते हैं। कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। तीन काम किया जा सकता है। कोकूनों को धूप में रखा जा सकता है या पानी में उबाला जा सकता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। इस प्रक्रम में क्या होता है? रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशम निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। अब रेशम की रीलिंग क्या कहलाती है? तो रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशम निकालने की प्रक्रिया, यानी जब रेशम का उपयोग किया जाएगा इसके लिए कोकून से रेशे निकालने की प्रक्रिया को हम लोग रीलिंग कहते हैं। रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों से की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है। कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। बुनकर द्वारा क्या होता है? इन्हीं रेशम के धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। अब रेशम की खोज कैसे हुई इसकी भी चर्चा जरूरी है, तो चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं। रेशम की खोज का यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है, कब हुआ था, लेकिन एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने सामाग्रिंग सी लुंगची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियां के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने को कहा था। और सामग्री ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। संयोग से एक कोकून क्या हुआ? उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का एक गुच्छा पृथक हो गया।
रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया और जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उस मार्ग को क्या कहते हैं, डैश डैश डैश। सीटेट का प्रश्न आंसर क्या होगा, तो उसे हम कहते हैं सिल्क रूट। कहाँ हुआ था ये पूरी स्टोरी, तो ये हुआ था आपका चीन में। नाम भी याद कर लीजिएगा, ह्युआंग टी उनका नाम था। चाय पीते थे इसीलिए मेरे ख्याल से उनका नाम भी रख दिया गया ह्युआंग टी, कोई याद भी रहेगा, चाय पिए थे उसी में गिरा था वो। तो ये सारी चीज़, इनकी स्टोरी ख़त्म हुई, पूरा लेसन ख़त्म हुआ, आप जान भी गए और समझ भी गए होंगे। और अब व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको सीटेट क्वालिफाई होना है तो इसके लिए आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़ी होंगी। बा 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 ऐसे करके होता है ना, बा बा ब्लैक शिप हैव यू एनी वुल। ख है मेरी हैड अ लिटल लैम्ब हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। ऊपर लेकिन पंक्तियों के आधार पर यह बताइए कि ब्लैक शिप काली भेड़ के किन भागों में ऊन होती है, तो ऊन प्रायः काली भेड़ के पेट और पीठ पर होती है। मेमने यानी लैम्ब के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है, तो मेमने के सफ़ेद रोमों का तात्पर्य इसके सफ़ेद बालों से है जो ऊन के बनाने में काम आते हैं। अगला प्रश्न है, रेशम कैटरपिलर ब लार्वा है, सही विकल्प चुनिए। तो ये और ब दोनों हैं, कैटरपिलर भी कहे हैं उनको, लार्वा भी कहे हैं। निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है हमने कुत्ते की चर्चा नहीं किया गया था, तो घने बालों वाला कुत्ता से हम लोग ऊन प्राप्त नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है। पहला है पालन, तो पालन अगर जैसे में किसी चीज़ को पालना ही पालन कहलाता है, तो भेड़ को पालना पोषना पालन कहलाता है। दूसरा है ऊन कटाई, तो ऊन प्राप्त करने हेतु भेड़ों के रोमों को उसकी पतली याद रखिए, पतली त्वचा सहित काटकर पृथक करना ऊन कटाई कहलाता है। अगला है रेशम कीट पालन, तो रेशम कीट पालन हो जाएगा, रेशम प्राप्त करने हेतु रेशम कीटों के पालन को रेशम कीट पालन कहते हैं। इसका दूसरा भी नाम है, दूसरा नाम क्या है रेशम कीट पालन का, तो इसका हम चाहते हैं कि आप हमें जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट दे के बताएं कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, ताकि हमें भी पता चले आपने पूरा वीडियो देखा है और अच्छे तरीके से देखा है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए से चरणों को सही क्रम में लिखिए। तो पहले होते हैं ऊन कटाई, ऊन की कटाई आपने पढ़ा भी था। दूसरा होगा अभिमार्जन करते हैं, फिर छटाई करते हैं, छटाई के बाद क्या होगा रंगाई होगा, रंगाई के बाद क्या होगा रीलिंग होगा। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से दो शब्द रेशम उत्पाद से संबंधित हैं। रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, शहतूत कृषि, मधुमक्खी पालन, वनवर्धन। रेशम उत्पादन से कौन संबंधित है, को रेशम उत्पाद में शहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम कीटों का पालन सम्मिलित है। अगला है शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्बा है, ये भी याद रखिएगा, शहतूत के वैज्ञानिक नाम क्या है मोरस एल्बा है। तो इसमें दो तीन चीज़ें मिल जाएगी आपका, रेशम कीट पालन हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा आपका शहतूत कृषि। अब ये लास्ट क्वेश्चन है और ये वीडियो यहीं समाप्त भी हो जाएगा और वाक मिलाना है। अभिमार्जन में हमने क्या किया था, काटी गई ऊन की सफाई करना अभिमार्जन होता है। शहतूत की पट्टियाँ को, शहतूत की पत्तियाँ किससे संबंधित है, को रेशम कीट का ये भोजन होता है। याक क्या है, को याक ऊन देने वाला जंतु होता है। कोकून क्या है, को रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। कोकून क्या करता है, रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। तो इस लेसन में महत्वपूर्ण पॉइंट्स यही थे और पूरा लेसन एक तरह से एनसीईआरटी बुक भी हमने पढ़ दिया है। तो एक बार आप एनसीईआरटी बुक देख लीजिएगा, मुझे तो नहीं लगता कुछ छूटा हुआ है। एक और प्रश्न था विस्तारित अध्ययन में, क्रियाकलाप था कि पूजा कोकून से प्राप्त हो सकने वाले रेशम के सतत रेशे की अधिकतम लंबाई जानना चाहती है। तो अगर जानकारी प्राप्त करना है तो लगभग 980 मीटर उसका लंबाई होता है, 980 मीटर। ये लेकिन प्रश्न पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमने बता दिया, ऐसे दिखाई दिया। तो ये सारी चीज़ थे जो आपको समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है कि पूरा वीडियो आपने अच्छे तरीके से देखा होगा और हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि इस तरह आप पूरा वीडियो देखते रहेंगे तो निश्चित ही पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में अच्छे नंबर से क्वालिफाई होंगे। और भी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो आप बने रहें हमेशा हिंदी क्लब पे। और जो भी ओल्ड वीडियोज़ है ना 2018 में जो बनाए गए थे, उन सारे वीडियो को प्लीज़ देखिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पुराने पैटर्न पे
फिर से क्वेश्चन पूछा गया तो एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं जाएंगे। जो भी वीडियोस हैं देखते रहिए, दिन रात देखते रहिए, एक भी वीडियोस मिस मत कीजिए। देखिए कुछ ना कुछ नॉलेज तो ज़रूर मिलेगा, ये मेरा वादा है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हमें आपको आगे भी वीडियो देने में अच्छा लगे। और जो भी कमेंट में सबसे पहले आंसर देंगे उनका नाम अगले वीडियो में हम ज़रूर लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए कमेंट में हमें जवाब भी दीजिए, ताकि हमें आगे वीडियो बनाने में भी मज़ा आए। और साथ में आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी जुड़ सके, और लोग देखेंगे तो हमें और भी वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहें आप हिंदी क्लब पे, प्रत्येक वीडियोज़ को देखते रहें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।